नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे एनसीईआरटी देख रहे थे। इस क्रम में हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। हिस्ट्री में हम लोग क्लास 6, तो क्लास 6 से हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग 3 यूनिट जो है ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पहला क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा है आपका आरंभिक मानव की खोज में। और तीसरा भोजन संग्रह से उत्पादन तक, मानव जो है संग्रह से उत्पादन तक कैसे पहुंच गया। आज हम लोग देखेंगे आरंभिक नगर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये प्रीवियस तीनों वीडियो जाके देख लेंगे। मैं जो है इन सभी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके इस वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ जो भी आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। आप देखेंगे कि आपको आने वाले समय में, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली मेंस में या प्री में या एशे राइटिंग हो या इंटरव्यू हो, ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल आप बेसिक से चलते रहें, जैसे जैसे आपको गाइडेंस किया जा रहा है आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है उसको लिखने का प्रयत्न करेंगे, उसे जो है ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। ग्रुप में शायद कोई इशू है तो कुछ लोग का यहाँ पे मैसेज नहीं आ पा रहा है, मैं उसे देखूंगा। तो आप ग्रुप में जो है इसे सेंड करेंगे सारे लोग, मैं आपको फीडबैक दूंगा। मैं पहले क्लास में ही आप लोगों से बात किया था, ठीक है, कि कोई भी सिस्टम बेस्ट कैसे हो सकता है। ये जो पढ़ाई का हमारा सिस्टम है, जो ये हमारा माध्यम है यूट्यूब, इसको हम लोग बेस्ट कैसे बना सकते हैं। मैं आपको, मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अभी हम लोग एनसीईआरटी यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं मान लो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके पास जो है यहाँ पे पहुँच रहा है। मेरा जो भी कंटेंट है, जो भी वीडियो है, आप इसे देख रहे हैं। अब आप इससे कितना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं बताया कि जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो सॉल्व करेंगे आप, उसे हम तक पहुँचाएंगे। यदि आप इन बातों को मानते हैं, यदि आप ये फीडबैक हमें पहुँचा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आप जो है, जो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, आपको क्या इशू हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और हम इसको फिर से करेक्ट कर देंगे। तो ये सिस्टम यदि हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग का जो है सिस्टम, बेस्ट सिस्टम जो है बन के सामने आएगा। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ सिंपल ये, कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक आप तक पहुँचता है, लेकिन आप इस टॉपिक को कैसे समझते हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। आप जो है अपना आंसर जरूर करेंगे, जो भी आपको आंसर लिखने को दिया जा रहा है। साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, आप कुछ क्लास देखें आपने में, आपके में बहुत सारा चेंज जो है आएगा। तो आप आउटपुट हमें देंगे, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, आपके जानकारी को दुरुस्त करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और इस तरह से ये हमारा सिस्टम जो है बेस्ट सिस्टम जो है बन के उभरेगा। चलिए, तो ये जरूर करेंगे। जो भी आपको बताया जाता है, यदि मैं बोल रहा हूँ यदि आप मैप ड्रॉ करें तो आप जरूर ड्रॉ करेंगे। यदि मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है क्वेश्चन लिखेंगे तो जरूर आप लिखने का प्रयत्न करेंगे, भले ही आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ही उसके बारे में क्यों ना लिखें, आप जरूर लिखेंगे। क्योंकि ये जो है बिल्कुल आपका पहला कदम है, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आपको सभी को पता ही है कि मेंस जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। इवन इफ आप सबको पता ही है कि मेंस से ही आपका क्या होता है, मेरिट डिसाइड होता है। प्री तो आपको जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो उसकी तैयारी यहीं से शुरू होती है। तो बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप करते जाएं, ठीक है। चैनल पे जो लोग भी नए हैं, यहाँ पे कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए गए हैं, साथ साथ मैथमेटिक्स में जो है अर्थमेटिक पर्सन से वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो आप उन वीडियो को जाके देख लें, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना समय जाया ना करेंगे। जिनको भी इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, जाके देखें। मिनिमम टाइम में आपको यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की गई है। यदि इन टॉपिक में कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आता है, उस वीडियो लेक्चर में आप कमेंट करेंगे, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहने वाला है। यूट्यूब ये जो हम लोग अभी जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन ही है। लेकिन यदि आप फीडबैक देते हैं और आपके फीडबैक को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये जो है सिस्टम काफ़ी बेस्ट हम लोग के लिए साबित हो सकता है। चलिए, आगे इस चैनल पे बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा टारगेट जो है पूरा हो पाए। हमारा
जो है इस चैनल बनाने का मकसद यही है, क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराना। ठीक है, बच्चों में जो है सब्जेक्ट के प्रति अच्छा समझ डेवलप हो, जिससे उनको इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, यही मेरा टारगेट है। क्योंकि हमें पता है कि बेसिक एजुकेशन की स्थिति अभी मार्केट में क्या है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे अभी बहुत कुछ मार्केट में है नहीं। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए जो भी हमारे भाई बंधु जो भी गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं या छोटे छोटे शहर से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ पे लैग कर जाते हैं, और यही उनको प्रॉब्लम जो है आखिरी तक बना रहता है। तो मेरा टारगेट है कि अब बेसिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ हम लोग बेसिक टू एडवांस जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस लेक्चर को जो है एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं एक आपको बात बताया था, जब भी आप पढ़ें थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपको दिखा दिया जाए। तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करेंगे तो आपका जो है इस प्रति पढ़ाई के प्रति जो है पकड़ ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आरंभिक नगर। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कब, क्या, कहाँ, कैसे, और इसमें एक आपके लिए प्रश्न था, आप लोग ने लिखा होगा। जो लोग भी नहीं लिखे हैं वो ज़रूर लिखेंगे कि यदि 100 साल पहले का कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। इस मैप को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे चल के देखिएगा कि ये आपके लिए बड़ी बातें साबित होंगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी बातें बन जाती है। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे उसको जरूर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास के बारे में जो है जानकारी को लेकर अपने भविष्य को जो है कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इतिहास की जानकारी से अपने जो है इतिहास के बारे में जानकारी लेकर अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन को आप लिखे होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है, कि मानव आरंभ में जो है किस स्थिति में था, इधर उधर क्यों घूमता था। ठीक है, मानव के जीवन में अस्थायित्व कब आया, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, तो क्वेश्चन जरूर आप बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग संग्रह से उत्पादन तक देखे थे कि मानव जो है पहले भोजन संग्रह किया करता था, अब उत्पादन तक कैसे पहुंचा, धीरे धीरे कृषि उसके जीवन में कैसे आया। ठीक है, जंगली कृषि पहले मानव के जीवन में आया और धीरे धीरे जो है कृषि और पशुपालन भी उसके जीवन में आ गया। तो आज हम लोग एक यूनिट देखते हैं, आरंभिक नगर। यहाँ पे वर्ड ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है, आरंभिक नगर, यानी ये सबसे शुरुआत का नगर यही है आपका। ठीक है, यानी कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। बाकी जो है हम लोग जो है एक और जो है लेक्चर देखेंगे स्पेशल हिस्ट्री का, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल डेप्थ में जो है सारी चीज़ें बताई जाएगी। अभी हम एनसीईआरटी पे ही रखेंगे और एनसीईआरटी में जो भी फैक्ट है इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, हर एक चैप्टर का शुरुआत ऐसे ही होता है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। अब एक वहाँ पे कोई, मान लीजिए कोई क्रिकेट जो है ग्राउंड है, उसी के बगल में कोई एक घर है। ठीक है, और ये क्या है, एक खंडहर है टाइप से दिख रहा है, काफ़ी पुराना घर है। तो ये देख रहे हैं कि कुछ लोग उसका तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर भी कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। ठीक है, इसकी वास्तुकला कैसी है, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें जो है मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और जो हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव आखिर क्यों हो सकता है, पुराने खंडहर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर क्या हो सकता है कि पुराने खंडहर को हम सजोए रखें। तो चलिए इसका जवाब हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हड़प्पा की कहानी। देखिए, अक्सर पुरानी इमारत अपनी जो है कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहानी ये थी कि इनिशियल टाइम पीरियड में भारत में जब रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी, तो आपको पता ही है कि रेलवे जो है लाइन में कुछ जो है गिट्टी पत्थर वगैरह मिलते हैं। तो इसी क्रम में इन लोग को ये हड़प्पा वाले स्थल में, यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि आगे चल के हम लोग मैप भी इस पे देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे जब ये आपको पंजाब से जब लाइन बिछाया जा रहा था, तो इसी क्रम में यहाँ पे जो है आपको हड़प्पा नगर इनको मिला। और हड़प्पा नगर इनको एक्चुअली मिला नहीं था,
ये यहाँ पे ईंट पत्थर वगैरह जो भी था उसका इस्तेमाल इस रेलवे पटरी में करने लगे। इसी क्रम में इनको जो है कुछ वस्तुएं यहाँ पे देखने को मिली। ईंट पत्थर के अलावा इनको कुछ जो है और जो है तरह तरह की वस्तुएं मिली, ठीक है, कुछ पात्र बर्तन। और इसके बाद जो है लोगों को लगा कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोगों से यदि पता किया गया, वहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे, तो उनका कहना था कि यहाँ पे एक राजा का जो है साम्राज्य रहा था पहले, और कोई इसे शाप दिया ऋषि मुनि, ठीक है, या सूफी संत जो भी है इसको शाप दिया, और इनका जो है यहाँ का जो है पूरा साम्राज्य जो है एक तरह से नष्ट हो गया। तो ये कहना था, बट कहानी ऐसी थी नहीं। ये जो है इसके बाद यहाँ पे खुदाई कराया गया, ठीक है, और देखा गया कि एक्चुअली में तो यहाँ पे हम लोग खुदाई कराए तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, आगे हम लोग देखने को मिलेगा। तो कहानी सिंपल से ही था कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और अचानक से जो है जो भी वहाँ पे काम करने वाले थे, यहाँ की ईंटें मिलने लगी, इसका यूज करने लगे, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली, और इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई पहले नगर रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर क्या करने लगे, वो हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, ठीक है। ये सारे जो है इमारतों को नष्ट करते गए। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप की सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। ध्यान देंगे, ये खंडहर जो है सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, और इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है एक अनुमान है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये सारी वस्तुएं जो है लगभग आज से 47 साल पहले की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ध्यान देंगे, लिखा हुआ है प्रायः जो है पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पे नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आपके लिए क्वेश्चन है, क्या बताइए कि पुरानी इमारतों को हम लोग को सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? यदि रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, ठीक है। ध्यान दें, इन नगरों का जो है विशेषता हमको क्या मिला, तो ध्यान देंगे ये जो है यहाँ पे आप मैप देखें, दिख पा रहा होगा आपको मैप। तो ये देखें, ये आपको ये सिंधु नदी दिख रही है, ठीक है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये सब सहायक नदियां हैं। यहीं पे एक आपको नगर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको हड़प्पा देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे राखीगढ़ी, ठीक है, कालीबंगा, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, ठीक है, गवेरी वाला हो गया। तो ये सब यहाँ पे आपको नगर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिल रहा है सिंधु नदी के किनारे पे, चनहुदड़ो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको धौलावीरा, सुर जो है, कोतदा, लोथल, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें तो इसको यदि कंप्लीट आप करना चाहते हैं, कुछ लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर ये मैप है कहाँ, तो मैं बता दूं, ये और कुछ नहीं अपना जो है भारत का ही एक हिस्सा है, ठीक है। देखें, ठीक है। तो एक्चुअली कहानी ये है कि अपना एक मोटा मोटा समझ ले, यही आपका जो है इंडिया का आज मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, अप्रोक्स मैप, ठीक है। और ये वाला जो रीजन, ये जो अभी ये वाला कुछ रीजन अभी पाकिस्तान के पास चला गया है बंटवारे के बाद, आप सभी को पता ही है। और इसी में जो है ये मोहनजोदड़ो वगैरह पड़ते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो राखीगढ़ी है, ये कालीबंगा है, ये सब भारत में पड़ता है आज, ठीक है। ये धौलावीरा, ये लोथल आपको गुजरात में, ये चनहुदड़ो, तो इसमें कुछ प्लेस जो है भारत में है और कुछ जो है पाकिस्तान में है आज के, ठीक है। तो स्थिति ये रही थी, ध्यान देंगे यहाँ पे, कि ये सब जो है बस्तियां कहाँ पाई गई थी, तो ये सिंधु नदी के आसपास थी। देखेंगे तो ये जो सिंधु नदी है इसी के पास ये सारी बस्तियां जो है थी, ठीक है। इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब वजह क्या रही कि आखिर यहाँ पे क्यों थे, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपसे यहाँ पे
यदि मैं बात करूं तो इस यूनिट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। अब जब भी मैं जो भी पॉइंट बोलूं तो आप जस्ट रिलेट करेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थल, जो भी स्थल खोजे गए हैं, ठीक है, इस स्थल के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, इस स्थल के खोजकर्ता कौन है, किसने खोजा, ठीक है, और इस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ। जस्ट यही आपसे पूछा गया है। आज तक जो भी आप एग्जाम देखेंगे, चाहे आपका यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो या कोई भी रेलवे वगैरह या एसएससी वगैरह एग्जाम में आप देखेंगे, तो सिंपली से यही बात इस यूनिट से पूछी गई है कि ये प्लेस जो है आपको कहाँ है, ठीक है। और आपको देखिए जैसे फिल इन द, यहाँ पे ब्लैंक्स करके भी छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो है अगर यूपीएससी वगैरह की बात करें तो आपको पता ही है कि वन लाइनर में भी इफेक्ट जो है बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे स्टेटमेंट दे दे, आगे हम लोग जो है क्वेश्चन कुछ जो है करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से निम्नांकित में से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सत्य है, ठीक है। स्टेटमेंट दे दे पहला, ये पहली नगरीय सभ्यता है, ठीक है, इसकी जो है सबसे अधिक बस्तियां जो है, इसकी सबसे अधिक जो है स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास मिला, ठीक है, ये जो है इसका सबसे बड़ा जो है क्षेत्र आज के पाकिस्तान में है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, आपसे ऐसे करके ऑप्शन पूछ दे, ठीक है। और इस पर आप यदि अपना समझ जो है अच्छा डेवलप रखते हैं तो आप बिल्कुल आंसर कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछे जाते हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछने का दो तरीका होता है। एक जो है बिल्कुल फैक्चुअल होता है, ठीक है, फैक्चुअल कहने का मतलब ये है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, ठीक है। यदि आपको फैक्ट पता है तो आप क्या करेंगे, उत्तर कर देंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपको यदि पता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे इसका। जैसे अभी हमने मैप में यहाँ पे क्या देखा था, आपने देखा था कि मोहनजोदड़ो जो है, आप देखें तो मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो होता है आपको फैक्चुअल क्वेश्चन, एक होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। वहां पे क्या है, आपको फैक्ट के साथ साथ आपको इंटरलिंक करना भी आना चाहिए, यानी आपको जानकारी जो है वो डेप्थ में चाहिए। सिंपल सा कहने का मतलब ये है मेरा। देखिए स्टडी दो तरीके से किया जाता है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्टडी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टडी, और दूसरा होता है वर्टिकल, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टडी क्या होता है। हॉरिजॉन्टल स्टडी कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इसको वन वे फॉर्म में इसको डायरेक्टली जो है ऊपर ऊपर आप जान जाए, ठीक है। वर्टिकल स्टडी करने का मतलब ये है कि कोई भी फैक्ट यदि जान रहे हैं, जैसे आप अभी हमने बताया कि मोहनजोदाड़ो, चलिए इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में सारे फैक्ट, मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका खोज किसने किया मोहनजोदाड़ो का, मोहनजोदाड़ो में कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई, मोहनजोदाड़ो की क्या विशेषता थी, औरों से भिन्न कैसा था, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन तो जो कलेक्ट करके जो सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ यदि आप ऐड कर लेते हैं तो आपसे यदि मोहनजोदाड़ो से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर देने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो कैसा भी हम क्वेश्चन पूछे, चाहे प्री में पूछे या मेंस में पूछे, आप बिल्कुल उत्तर दे पाएंगे। तो ये होता है वर्टिकल स्टडी। तो हम लोग को कैसा स्टडी करना चाहिए, तो वर्टिकल एज वेल एज जो है आपको हॉरिजॉन्टल स्टडी करना चाहिए। आगे चल के बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, तो बिल्कुल पेशेंस रख के और काम करते रहें, हमारे साथ बने रहें और लेक्चर को जो है एंजॉय करते रहें। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि इस नगर की विशेषता क्या है। अब देखिए आपसे सीधे क्वेश्चन लिखने को आएगा कि आप बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों की विशेषता क्या है, इसका वर्णन करें, इस पर चर्चा करें। अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अभी मिलेगा। स्पेशली मैं जो अभी प्रश्न आपके सामने रखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनके नगरों की विशेषता क्या थी, इस पर चर्चा करें, ये औरों से कैसे भिन्न है। या आपसे पूछ दे कि सिंधु घाटी का सभ्यता आज के नगर से इनमें क्या समानता और क्या भिन्नता है, इनको अपने जो है शब्दों में लिखें, चर्चा करें। तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आप इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये लेक्चर जब फिनिश होगा आप जो है उत्तर लिखने में एबल होंगे। चलिए तो देखें, इन नगरों में से कई तो दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक है। अब ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा दो हिस्सा कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कोई नगर है, ठीक है, ये कोई नगर है, तो ओवरऑल जो है इसे हम दो हिस्सा में आप विभाजित कर देते हैं। एक जो है, एक में मान लीजिए राजा वगैरह रहते थे, ठीक है, तो इसको जो है किले से जो है यहाँ पे घेरा गया है, और एक जो है बिल्कुल ओपन प्लेस है।
तो 2 भागों में बट गया। कहीं-कहीं हमको 3 भागों में देखने को मिला और कहीं-कहीं देखने को मिला कि ऊँचे हिस्से पे कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग नीचे हिस्से पे रहते थे। तो ऐसे-ऐसे संरचना यहाँ पे देखने को हमको मिली है। चलिए, तो कहानी यहाँ पे यही है सिंपल सा, कि यहाँ पे बताया कि इनमें से जो है कई थे जो 2 या उससे ज़्यादा हिस्से में विभाजित थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, ठीक है? पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊँचाई पे बना था और पूर्वी हिस्सा बहुत बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। यानी मैं बात करूँ, अब देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ईस्ट का मतलब पूरब ही होता है, सभी को पता ही है। वेस्ट पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, पश्चिमी भाग छोटे होते थे, तो ये भाग मान लीजिए छोटे हो गए, ठीक है? लेकिन ये क्या होते थे, ऊंचाई पे बने होते थे। ये ऊंचाई पे बने होते थे। पूर्वी भाग इसके क्या होते थे, जनरली ये बड़े होते थे बट ये निचली भागों में होते थे। आज भी आप देखेंगे कहीं कहीं, ठीक है, कुछ भवन वगैरह मंदिर वगैरह जो है काफ़ी ऊंचे जगह बनाए गए रहते हैं, ठीक है, उसके नीचे जो है नॉर्मल लोग जो है रहा करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर इमेजिनेशन करें, ठीक है। तो कहानी यही है सिंपल सा, कि पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई में बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर जो है दुर्ग कहा, इसको दुर्ग कहा गया, और निचले हिस्सों को नगर कहा गया। दोनों हिस्से की चार दीवारियों पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ध्यान देंगे, इतने समय पहले की बात है, ईंटें कैसी यूज हो रही है, पक्की ईंटें यूज हो रही है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही है। आप सोच सकते हैं कि वो जो है ईंटों का क्वालिटी क्या रहा है होगा, कि आज तक हमें वैसे ही देखने को मिल रही है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे इनकी दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानगार कहा। अभी इमेज में दिखेगा, हम आपको दिखाएंगे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, यानी उस समय एक स्नानागार भी बना था। तो ऐसे आपको अब कुछ कुछ फैक्ट मिल रहा होगा कि ये जो नगर है, जिसे हम बार बार नगर बोल रहे हैं, ये कितना विकसित रहा होगा उतने जो है पहले। आज भी देखते होंगे कि आप स्विमिंग पूल वगैरह बनता है, उस समय भी एक स्नानागार आपको मिल रहा है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई होगी। तो उनके आप कौशल को देख सकते हैं। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे, ठीक है। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पे स्नान किया जाता था। जब भी कोई विशेष अवसर होता होगा तो यहाँ पे धार्मिक कार्य वगैरह के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है, या कोई विशेष अवसर पे स्नान के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ध्यान देंगे तो अग्निकुंड जो है कालीबंगा में मिला है, लोथल में मिला है। ये कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ गया, लोथल आपका गुजरात में हो गया, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब अग्निकुंड जो है मिलने का, आपको जब भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पे यज्ञ होता होगा, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज भी देखने को मिले हैं। चलिए, आप इमेज में सारा जो है एक बार और देख लें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको लोथल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये धौलावीरा दिख रहा है, ये सुरकोटदा दिख रहा है, ये चंदहुदड़ो दिख रहा है। यहाँ पे देखें, ये मोहनजोदाड़ो दिख रहा है। तो ये सब आपको प्लेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप इसे जो है एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप इंडिया का मैप बनाएंगे, साथ में जो है आपको अपने पड़ोसी जो है पाकिस्तान, चाइना, ये सब भी यहाँ पे आप मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें इंडिकेट करने का कोशिश करेंगे ये सब प्लेसेस जो है कहाँ कहाँ हैं, किस नदी के किनारे है। यहाँ पे देखिए एक सिंधु नदी ही दिखाई गई है, ठीक है। बाकी जो है आपको आगे चल के ये आपको पता चलेगा कि लोथल ये किस नदी के किनारे है, ठीक है, आपको बताया जाएगा। बस अभी यहाँ पे आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे आपसे सिंपली पूछा जाए कि अग्निकुंड कहाँ मिलेंगे, तो कालीबंगा लोथल में, ठीक है। आप ध्यान देंगे बड़े बड़े भंडारगिरी कहाँ मिलेंगे, तो आप डायरेक्ट उत्तर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए इमेज में आप देख सकते हैं जो अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले स्नानागार की। तो यहाँ पे देखें, ये है आपका महान जो है स्नानागार, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको महान जो है स्नानागार यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
देखें तो ये यहाँ पे देखिए उतरने के लिए है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है मकान थे। ठीक है, इधर भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी उतरने के लिए एक जो है सीढ़ी बनाई गई है, और इसमें जो है पानी भरा जाता था, और ये जो है हमने देखा था कि विशेष अवसरों पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय का ये आज भी है। ठीक है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ये है मोहनजोदाड़ो, आज जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे आज भी ये प्लेस ऐसा है, खुदाई के बाद ऐसा मिला, और अब देख रहे हैं कि आज भी ये जो है ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। ठीक है, तो कितने अच्छी क्वालिटी का जो है इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, तो ये आपको स्नानागार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इमेज आपको दिखाए गए हैं कि हड़प्पा के नगरों में ईंटों की जो है चिनाई, ठीक है, इस प्रकार की गई है। देखें यहाँ पे आज भी आप देखते होंगे ये कैसे जो है बनाया गया है। यहाँ पे देखें लेयर जो है इसका कैसे बनाया गया है, एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि मजबूती से आज भी ये खड़ा है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। भवन, नाले और सड़कें। अब देखिए उस टाइम पीरियड में भवन भी थे, नाले भी थी और सड़कें, यानी ये जो है आपको एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ सड़कें भी थी, नाले भी थी, भवन भी थे। इन नगरों के घर आमतौर पे 1 या 2 मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। बीच में आपको आंगन हो गया घर का, ठीक है, और इसके चारों ओर जो है कमरा बन गया। ठीक है, इसके चारों ओर जो है कमरा बना दिया गया। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार भी होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ध्यान देंगे तो एक जो है स्पेशल आज भी होता है स्नानागार हमारे घरों में एक अलग सा, तो उस समय भी ऐसी स्थिति है, और कुएं भी देखने को मिलते हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ध्यान देंगे ढके हुए नाले, आज भी जो है ओपन नाले आपको देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं ढके हुए नाले देखने को मिलते हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि ये लोग कितने विकसित थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब ढलान यदि नहीं होगा तो पानी, आपको पता ही है, आज जगह जगह पर आप देखे होंगे रोड वगैरह पे, जहाँ भी जो है नाला एक सुनियोजित तरीके से नहीं बनाया गया है, रोड वगैरह पे पानी फैलने लगता है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। तो जो भी घर की नालियाँ थी वो सड़कों से जोड़ दिया जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही है, सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। आज भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो ये पूरे योजनाबद्ध तरीके से यदि आप प्लानिंग के साथ कोई टाउन जो है यदि बसाएंगे आप, तो आपको कभी जो है प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताएं। देखिए पिछले अध्याय में भी हम लोग घर देखे थे, और यहाँ भी आप देख रहे हैं, दोनों में बिल्कुल अंतर स्पष्ट है। ठीक है, आप बताएंगे, आप लिखेंगे, ये बिल्कुल एक लाइन का उत्तर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय जीवन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखें हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोग को विदेश से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों के अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, यानी इनका अपना एक लिपिक भी होता था, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पे भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। तो लिपिक भी था यहाँ पे, और लिपि कहीं कहीं से पाए भी गए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार भी थे, ठीक है, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पे तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हड़प्पा का जो है मेसोपोटामिया चला गया, मेसोपोटामिया का यहाँ चला गया, आ गया, तो साथ ही लाते थे सुदूर देशों से किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता की बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा में देखने को मिली है, और यहाँ की वहाँ पे देखने को मिली है। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग यात्रा भी करते थे, एक दूसरे के साथ व्यवसाय भी करते थे, जिससे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ।
क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते होंगे? ठीक है, तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ इमेज आपको दिखाया गया है, तो उस समय का देखें, ये इमेज आपको दिखाया गया है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक आपको नाले का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, देखें यहाँ पे। ठीक है, एक आपको नाले देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखें यहाँ पे ये कुआं का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। देखें यहाँ पे, ध्यान से दे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें बना नाला है, ऊपर एक कुआं है, बाईं ओर नीचे हड़प्पा में एक मुहर है, ये मुहर दिखाया गया है नीचे, हम देखते हैं अभी। इस मुहर के चिन्ह एक खास लिपि में है, एक खास लिपि में है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। तो ये देखिए कुछ हमारे पास यहाँ पे लिपि देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक लिपि देखने को मिल रहा है, ये लिपि है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब इसको पढ़ने का जो है प्रयास आज तक जारी है, बट सफलता अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लिपि तो हमें मिले हैं, लेकिन हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और यदि पढ़ नहीं पाए हैं तो हमें जो है इनके बारे में भी इतिहास आधा अधूरा ही पता है। ठीक है, आधा अधूरा ही इतिहास पता है। एग्जैक्टनेस यहाँ भी देखने को नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिपि मिले हैं जबकि हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए हम इसको आदि इतिहास में रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग को इसको आदि इतिहास में रखते हैं। तो इस टाइम पीरियड को आदि इतिहास में रहने का वजह यह है कि लिपि तो मिले हैं बट हम लोग आज तक पढ़ने में एबल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे। इसके अलावा देखें, ये कुछ उस समय के जो है मुहर वगैरह हम लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, कुछ खिलौने वगैरह देखें यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा कुछ इमेज आप यहाँ पे देखें, सड़कों के साथ जो है बगल में नाले बने हुए हैं। चूँकि ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया तो ये सड़कें हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नाला जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये उस टाइम पीरियड की कुछ वस्तुएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ खिलौने आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपसे जो है ध्यान से लेक्चर को सुनते रहेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, मेंस में आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हम आपको एक दो क्वेश्चन लिखने के लिए भी देंगे। नेक्स्ट देखिए, नगर और नए शिल्प। ठीक है, अब हमने नगर की बात कर ली। देखिए यहाँ पे नाला है, यहाँ पे सड़क है, पक्की ईंटों के बने मकान हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। अब क्या क्या हमें प्राप्त हुई है? पुरातत्वविदों ने जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको बाट दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे आपको, देखिए कुछ आपको आभूषण यहाँ पे दिखाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे और इन आयताकार पृष्ठ संख्या जो 35 पे देखेंगे, मुहरों पे समानतः जानवरों के जो है चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए खूबसूरत जो है लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, जो हम लोग पृष्ठ संख्या 6 पे ऑलरेडी देखे हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये सब वस्तुएं हमें यहाँ से मिली है। ठीक है, खुदाई के बाद जो है हमें मन के, ठीक है, और कुछ जो आभूषण वगैरह हमें मिला है। यहाँ पे देखेंगे ये बाट की बात की जा रही है। ऊपर हम देखें पत्थर के बाट, देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन चट पत्थर से बनाया गया था, चट पत्थर से इन्हें इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर तथा धातुओं के तौलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी बाट होता है। ठीक है, आप देखते होंगे 1 केजी और आधा केजी, 200 ग्राम, इस सब का बाट आज भी देखने को मिलता है। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कर्निनियन पत्थरों से बनाए थे। पत्थर के काटकर और तराशने मन के बनाए गए थे। ठीक है, मनके की बात हो रही है। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला जो है बनाई जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मध्य में दाएं पत्थर को धारदार फलक जो है देखेंगे, यहाँ पे कुछ जो है आपको धारदार जो है फलक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखें नीचे जो है कढ़ाईदार वस्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है और इसमें
कढ़ाईदार वस्त्र पहनने को दिखाया गया है। देखें यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, एक हमें ये जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे इसका वस्त्र देखें, इस पे वस्त्र डिजाइनिंग किया गया है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि उस समय के लोग जो है कैसे रहे होंगे। ठीक है, वो वस्त्र भी डिजाइनिंग वाला पहनते थे, यानी उनको डिजाइनिंग भी आता था। ठीक है, यहाँ पे इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्वेश्चन है, आप याद कीजिए, धातु का उपयोग पहले लोग करते थे या नहीं करते थे? क्या वो पत्थर के बाट बनाते थे? ये भी आपके लिए 2 क्वेश्चन है। ठीक है, पत्थर के बाट बनाते थे या नहीं, या धातु का उपयोग करते थे कि नहीं, इस दोनों का आंसर करेंगे। देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान से के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फियंस से बनी तकलिया सूत कटाई का संकेत देती है। तो ध्यान देंगे, ये सब हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कपास वगैरह। तो इसे अनुमान लगाया जाता है कि कपास की खेती यहाँ पे होती होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों तथा पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या जो है 36 पे देखेंगे। ठीक है, पृष्ठ संख्या 36 पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप तो 36 पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पृष्ठ संख्या 36 पे चित्र को देखें। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी जो है अच्छी तरह से दर्शाई गई है। तो हम लोग देखी थे अभी थोड़ी देर पहले, और यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक है, ये इस चित्र की बात हो रही है। ठीक है, ये देखें, कोई ना कोई इसका विशेषज्ञ ही होगा। आज भी जो है विशेषज्ञ लोग ही होते हैं। मूर्ति बनाने वाले को हम मूर्तिकार बोलते हैं। ठीक है, जो आपको लोहा का काम करता है लोहार होता है। एक विशेषज्ञ ही होते हैं अपने अपने फील्ड के सारे लोग। ठीक है, कपड़े के जो है आपको सिलाई वगैरह करने वाले दर्जी हम कहते हैं उनको। तो सब अपने फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हीं का एक काम है, यानी उस समय ऐसे कुछ लोग होते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष इस काम को में दक्ष थे। अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है दोनों लोग काम करते होंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच के बारे में। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, आपको पता ही है, लेकिन फ्रेंच को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पे एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इन चिकनी परतों को रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री रंग होते थे, हरे रंग के होते थे। फ्रेंच से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें जो है बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। सिंपल सी कहानी ये है कि जो भी चीज़ आपको वस्तुएं देखने को मिलती है वो किसी न किसी जो है आपको कच्चे माल से ही तैयार किया जाता है। जैसे जितने भी आप वस्त्र देख रहे हैं, कॉटन के वस्त्र, वो जो है आपको कपास से तैयार किया जाएगा, तो कपास इसके लिए कच्चा माल हो गया। ठीक है, आप कोई स्टील का प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो स्टील के अयस्क से उसे प्राप्त किया जाता है। लोहा का कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, तो सिंपल सी कहानी है कि बहुत सारे कच्चे माल तो हमको प्रकृति में ऐसे ही मिल जाते हैं, कुछ हम जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ध्यान देंगे, यही बात लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे किसानों द्वारा जो है पैदा किया हुआ कपास भी क्या है, कच्चा माल है, जिसके बाद कटाई बुनाई करके कपड़ा जो है तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोग कई चीज़ें वहाँ पे मिली थी, कई चीज़ें मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे
पदार्थों से वे दूर दूर आयात करते थे। तो ध्यान देंगे, एक होता है आपको आयात, ठीक है, और एक होता है आपको निर्यात, ठीक है। तो आयात का मीनिंग क्या होता है कि आप कहीं से आप चीज़ मंगा रहे हैं, जैसे हड़प्पा के लोग हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं आयात करेंगे। और मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता से कोई चीज़ आपको मेसोपोटामिया में भेजा जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं, ठीक है। तो एक जगह से जब दूसरे जगह तक कोई जो है वस्तु भेजा जाता है, ठीक है, जैसे आज जो है इंडिया से कोई वस्तु भेजा जाता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट तैयार करके अमेरिका भेजा जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसका निर्यात हो रहा है, ठीक है। और यदि वहाँ से कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम इसे आयात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो कहानी ये है कि यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हड़प्पा के लोग जो है कई चीज़ें वहाँ पे मिली थी, लेकिन जो तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये जो बहुमूल्य पत्थर थे, ये दूर दूर से आयातों करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, हड़प्पा के लोग तांबों का आयात जो है संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, ठीक है। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, ठीक है, ये बताया जा रहा है, ध्यान देंगे। तो हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात कहाँ से कर रहे हैं, राजस्थान से कर रहे हैं, साथ साथ पश्चिमी एशियाई देश से भी कर रहे हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। देखिए, कांसा जो है एक मिश्र धातु है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। कांसा क्या है, मिश्र धातु है, और ये बनता है आपको तांबा, ठीक है, प्लस टीन से, ठीक है। तो तांबा जो है ये कहाँ से, राजस्थान और कुछ पश्चिमी एशियाई देश से मंगा रहे हैं, जबकि कांसा जो है ये लोग देखेंगे तो ये लोग अफगानिस्तान, ईरान से मंगा रहे हैं, सॉरी, टीन जो है अफगानिस्तान, ईरान से मंगा रहे हैं, और इनको मिलाकर जो है कांसा तैयार कर रहे हैं। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया कर जाता था। तो ये सब कुछ डाटा है, ठीक है, आपके लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिया है, चीज़ों में एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्र को देखें, एक खिलौना है और दूसरी ओर एक मोहर है, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? क्या हम लोग पिछले आपको चैप्टर में देखे थे? बिल्कुल नहीं देखे थे। यहाँ पे देखिए एक आपको जो है खिलौना आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो बनाया गया है, इसी तरह से कुछ जो है वो लोग एक जगह से दूसरे जगह तक सामग्री ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये कुछ आपको इमेज दिखाया गया है। इसके अलावा देखिए दूसरा ये आपको ध्यान दे रहे हैं, तो ये मुहर है एक उस समय का जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, ठीक है। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे उस समय, ठीक है, सारे लोग नगर में ही नहीं रहते थे, वो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। कौन? गांव में रहने वाले लोग। किसान और चरवाहों की चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों, दस्तकारों को खाने की सामान जो है देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, हड़प्पा के लोग जो है किस किस फसलों का जो है उगाते थे, कौन कौन से फसल उगाते थे? तो गेहूं, जौ, दालें, मटर, ये सब उगाते थे, ठीक है। क्लियर है। चलिए, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग शहर में रह रहे हैं, कुछ लोग गांव में रह रहे हैं। आज भी हमारी स्थिति कुछ वैसे ही है। जमीन की जुताई के लिए हल का जो है प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन क्योंकि वो प्राय जो है लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाहे होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था, ठीक है। ध्यान देंगे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो ये उस समय के लोगों की कुछ स्थिति है, ठीक है।
वे बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे। अब देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का कुछ जो है सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं हम लोग, माइक्रो एनालिसिस करते हैं इसका। देखें, कच्छ के इलाके में खदिर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कच्छ के इलाके में वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में बांटा गया था। अब आपके लिए प्रश्न है, ठीक है, देखेंगे कि आपको बताया जा रहा है धौलावीरा जो है कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में धौलावीरा को बांटा गया है। जबकि यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे नगर जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब स्टेटमेंट में होगा, ठीक है, कि कुछ नगरे जो है 2 भागों में बटे होते हैं। पहला दूसरा स्टेटमेंट, धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आप बताइए कि कौन सही है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? दोनों सही है। ठीक है, तो कहानी यही है, एक एक फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। तो धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में बटा था, ध्यान रखेंगे इसको। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं। गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पे बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाया करता था। ये पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यह भंडार गृह के से कई मुहरे और मुद्रांकन तथा मुहरबंदी मिले हैं। देखें, एक आपको लोथल जो है, लोथल का बंदरगाह की बात की जा रही है। एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पे माल चढ़ाया उतारा जाता था। इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक लोथल जो है बंदरगाह दिखाया गया है। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए हड़प्पा कालीन स्थल में जो है बंदरगाह के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता था? आपका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, तो लोथल जो है डकयार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। ठीक है, तो मनके भी बनाने का यहाँ पे एक जो है आपको फैक्ट्री मिला है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो मनके बनाने का यहाँ पे फैक्ट्री रहा होगा। आगे देखें, बात कर लेते हैं मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन और मुहरबंदी की। मुहरों का प्रयोग सम्मान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। देखिए, इनिशियल टाइम पीरियड में तो आप सभी को पता ही है कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु के बदले वस्तु देते थे। आगे चल के धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट के बाद जो है सिक्का जो है विकसित हुआ। सॉरी, तो आगे जो है सिक्का डेवलप हुआ। तो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, कि एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। ठीक है, देखें यहाँ पे, तो मैं बता रहा था कि मुद्रा है, मुहर है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मुहरों का प्रयोग जो है किस लिए करते थे? सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए। आज भी किया जाता है। कुछ थैले वगैरह पे जो है मुहर लगाए जाते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पे गीली मिट्टी पोतकर उन पे मुहर लगाई जाती थी और मुहरों की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा मुहरबंदी हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब आज आपके पास जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप जो है कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको भी क्या सील पैक करके भेजा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ उस समय जो है स्थिति था। ये देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है। ये जो है मिट्टी का एक जो है आपको पैकिंग के बाद ये लगाया जाता था। यदि टूटा फूटा नहीं है
तो माना जाता था कि ये प्रोडक्ट जो है कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको पता है। आगे देखें, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। अभी हम लोग सभ्यता के बारे में देखें कि सभ्यता जो है नगरीय कैसे थी, ठीक है, सभ्यता का जो है स्थिति क्या था, मान्यताएं क्या थी, सभ्यता में जो है व्यवसाय का स्थिति क्या था, ठीक है। तो अब ये इतनी अच्छी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, ठीक है, इतनी जो है एक प्रॉपर वेल मैनर्ड में जो है बनी एक सभ्यता थी, इसका अंत कैसे हो गया, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो लगभग जो है 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पे कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पे झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? क्वेश्चन है कि इतनी जो है एक प्रॉपर वे में जो बनी हुई नगर थी, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे क्यों देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो है अचानक से इतना बड़ा बदलाव, लेखन, मुहर, बाटो इस सब का प्रयोग बंद होना, ठीक है, कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो जाना, लोगों का यहाँ से पलायन हो जाना, ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, ठीक है, तो नदियाँ जब सूख गई, आपको पता ही है कि मानव जीवन पानी के बिना जो है अधूरा है, ठीक है, आपको पता ही है। तो नदियाँ यदि सूख गई तो यहाँ पे क्यों रहेंगे, ठीक है, तो इनका अंत हो गया होगा, कुछ लोगों का कहना है। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था यहाँ पे, तो कुछ इनके पास नहीं रहा होगा। इसका कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ है, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाके में हुआ होगा। तब देखिए ये जो सभ्यता है इसका लोप कैसे हो गया, ये समाप्त कैसे हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट विद्वान का अपना अपना कुछ स्टेटमेंट है, कुछ मानना है, कुछ उनका लॉजिक है, बट स्पष्ट रूप से हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महामारी यहाँ पे फैल गई, इसके कारण अंत हो गया। कुछ लोगों का कहना है बाढ़ आ गया होगा, ठीक है, सूखा पड़ गया। तो स्पष्ट रूप से हम बता नहीं सकते हैं। बाकी जो है इन्हीं सब में कोई रीजन रहा होगा, कोई कारण रहा होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बात करें हम लोग, ध्यान देंगे तो आधुनिक पाकिस्तान के जो है सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कुछ लोग पूरब और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। तो कहानी ये है कि देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जो हड़प्पा जो एक नगरीय सभ्यता थी, इसके बाद फिर क्या हो गया, गांव वाली सभ्यता आ गई, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इसके 1400 साल बाद फिर से एक नगरीय सभ्यता जो है डेवलप हुई, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे कि दूसरी नगरीय सभ्यता कौन थी और ये इससे कैसे अलग थी, इसके बारे में अध्याय 6 और 9 में देखेंगे। बाकी यही है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चलिए अन्यत्र देखे, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एटलस में जो है मिस्र को ढूंढो। नील नदी के पास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जानते हैं, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख पा रहा होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिड, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। राजाओं के मरने पे उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी जो है कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि उस समय का हो सकता है मान्यता होगा कि इंसान मरने के बाद भी जीवित रहता है, तो उनको इन जो भी वस्तुओं का उपयोग करता था वो वस्तुएं उनके साथ डाल दिया जाता था। तो कुछ खाद्यान्न, कुछ पेय पदार्थ, ठीक है, कुछ वस्त्र, गहने, वाद्य यंत्र, ठीक है, ये डाल दिया जाता था। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक
और सेविका को भी दफना दिया जाता था कि वो लोग भी उनके सेवा करेंगे। फिर जाके अभी यहाँ भी सेवा किए और मरने के बाद जो है जहाँ भी जाते होंगे वहाँ उनका सेवा करेंगे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वहाँ पे पिरामिड बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं की इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? ये आपके सोचने के लिए प्रश्न है। ठीक है, कि क्या ऐसा है, वास्तविकता है? अब इसके बाद की कहानी तो किसी को पता नहीं है, ये कल्पना मात्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तुम्हें अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के साथ अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। अभी आपके लिए कल्पना है, आप कल्पना करके देख सकते हैं। अच्छा आपको फील होगा। आप कल्पना करें कि आज से जो है 4000 साल पहले आप चले गए हैं। अब आपको सारी स्थिति पता चल गई कि उस समय क्या स्थिति थी। आपको यात्रा लोथल से मोहनजोदड़ो की करना है। ठीक है, अभी इमेज में हम लोग देखेंगे। अभी यात्रा आप कैसे करेंगे? ठीक है, अपने साथ साथ यात्रा में क्या रखते हैं? आज भी आप यात्रा करते हैं तो अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं? उस समय आप क्या क्या लेके जाते हैं? उस समय यात्रा का क्या साधन था? ठीक है, आज तो आपके पास जो है प्लेन से लेके जो है ट्रेन, बहुत सारी जो है सड़कों का यात्रा बिल्कुल ही आसान होता है। क्या उस समय था ऐसा? ठीक है, तो ये आपके लिए एक जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस यूनिट में हम लोग देखिए कुछ टर्म देखें, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ उपयोगी शब्द हैं, इनको जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसको लिख के रखेंगे। नगर किसको बोलते हैं? नगर दुर्ग क्या है? शासक क्या है? लिपिक क्या है? मुहरे क्या है? शिल्पकार। इसके अलावा धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। ठीक है, ये कुछ उपयोगी शब्द थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ देखिए, आओ याद करें। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? अब आप देख सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर में जो है इसका उत्तर बताया गया है, तो ये आप आंसर करेंगे इसका। निम्नलिखित को सुमेल करना है। ठीक है, तो आप सुमेल कर सकते हैं इसको इजीली। ठीक है, ये देखेंगे तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर, ये कहाँ कहाँ से लेके आया जा सकता था? तो हमने देखा था तांबा जो है राजस्थान से। बाकी आप जो है आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, उसके अलावा देखें नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? आपको बताना है, इसका उत्तर करेंगे। इनके लिए धातु या लेखन या पहिया या हल क्यों महत्वपूर्ण था? नेक्स्ट देखते हैं। इस अध्याय में पक्की मिट्टी जिसको टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। अब ये जो है बच्चों के लिए है, तो इसको क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देंगे। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाएं। ठीक है, वो जो है इनमें से तुम क्या क्या खाते हो? ठीक है, तो ये भी आप छोड़ देंगे। हड़प्पा के किसान और पशुपालन का जीवन में क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा था? ये आप आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, आपके लिए आंसर करना है आपको कि हड़प्पा के जो है, ध्यान देंगे क्वेश्चन, हड़प्पा के जो है किसान और पशुपालक का जीवन उन किसानों से कैसे भिन्न था जिनको हम लोग पिछले अध्याय में देखे हैं? ठीक है, उनसे इनका जीवन कैसे अलग है? तो इसको जरूर आप उत्तर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हिस्ट्री क्या है, हमने बताया था कि टाइम के साथ जो चेंजेज है इसी का अध्ययन हम लोग हिस्ट्री में करते हैं। तो यही आपको पता करना है कि उस समय लोग जो है किसान और जो पशुपालक थे वो कैसे रहते थे, उनके जीवन स्तर क्या था। ठीक है, और इस समय क्या हो गया, ये बदलाव जो है आपको बताना है। अपने शहर या गांव के 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दें। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी है? ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? या पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उसका देखभाल जो है कौन करता है। तो ये सब जो है सिंपल सिंपल सी कुछ बातें हैं। अब जैसे आप देखेंगे तो भारत में भी कुछ पुरानी इमारतें हैं। ठीक है, उनका भी संरक्षण आज होता है, क्यों होता है? ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको तिथियाँ दी गई है। जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले की गई। इस फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, नगरों का आरंभ लगभग जो है माना गया 4700 साल पहले। ठीक है कि नगरों का आरंभ जो है 4700 साल पहले हुआ। नेक्स्ट देखें, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो भी डेट जो बताया जा रहा है, अन्य नगरों का विकास जो है 2500 साल पहले हुआ। ठीक है, तो इन डेटों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। तो बेसिक हम लोग आज इस चैप्टर में क्या देखें, और आपको एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने को देता हूँ, आप जरूर इसको लिखेंगे।
ठीक है। देखिए आज हम लोग इसमें क्या क्या देखें। चलिए, तो हम लोग आज जो है हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था कि आरंभिक नगर के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो हमने देखा हड़प्पा की कहानी। ठीक है, कि हड़प्पा में जो है क्या क्या स्थितियाँ थी। ठीक है, हड़प्पा में कौन कौन से प्लेस थे। ठीक है, ये हम लोग मैप के माध्यम से इसको देखने का प्रयत्न किए। ठीक है, इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या देखें, उस समय का कुछ जो है ये इमेजेज आपको दिखाया गया था कि ये आपको महान स्नानागार था। ठीक है, तो आप इस सब देख के और कुछ सड़कें, कुछ उस समय की कलाकृतियाँ आप देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की जो है सभ्यता कैसी रही होगी। तो ये एक प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आप सभी को पता ही है, इससे पहले कोई सभ्यता ऐसी रही नहीं थी। आप इतने प्रॉपर वेल मैनर में जो है, तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, हड़प्पा के बारे में जाना। ठीक है, कि हड़प्पा क्या है। अब देखिए हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता बोले इसको। ठीक है, तो सिंधु घाटी चूँकि सिंधु नदी के किनारे था, तो इसके बारे में हम लोग देखें। इसका नगर नियोजन के बारे में देखें। ठीक है, नगर नियोजन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका नगर नियोजन कैसा था। ठीक है, सड़कें थी, पक्की सड़कें थी, नाले थे, नाले ढके हुए थे। ठीक है, कहीं कहीं नाले ढके हुए थे। इसके अलावा हम लोग देखें आपको कि डॉकयार्ड भी था यहाँ पे। ठीक है, ये लोग व्यवसाय भी करते थे। ठीक है, व्यवसाय कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ों का करते थे। ठीक है, ये सब भी हम लोग देखें। इसके अलावा हम लोग देखें कि इतनी जो अच्छी सभ्यता थी, इसका पतन जो है होने का कारण क्या रहा होगा। तो ये सब एक अनुमान है, इनकी लिपियाँ होती थी, एक पूरा एक व्यवस्थित एक नगर नियोजन था इनका, पूरा एक व्यवस्थित जो है सभ्यता था। ठीक है, तो ये हड़प्पा के बारे में हम लोग ये सब फेंक देखें। चलिए कुछ आप क्वेश्चन जो है लिखने का प्रयास करेंगे। हमने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन इंडिकेट किया उसको तो आप लिखेंगे ही, साथ कुछ क्वेश्चन और लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आप लिखने का प्रयत्न करेंगे, हड़प्पा या सिंधु दोनों बात कहें एक ही है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की हम सभ्यता बोले या हड़प्पा बोले। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसका चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए पहला प्रश्न रहा आज का। ठीक है, जरूर लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हमने बताया कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी, कैसे। ठीक है, इसका चर्चा करना है आपको। ठीक है, एक और प्रश्न आप कर सकते हैं। हड़प्पा जो है या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की जो है जल जल निकासी प्रणाली, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। बेहतर नगर नगर योजना की ओर संकेत करती है। कारण बताइए। ठीक है, इसको आप करेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मेरे लिए बोर्ड नया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लिख लेंगे। सिंधु घाटी की जो है जल जल की बात हो रही है, जल की निकासी प्रणाली बेहतर नगर योजना की ओर संकेत करती है। कारण इसका बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपी पीसीएस लिख रहे हो। ठीक है, या कोई स्टेट पीसीएस, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन कि जल निकासी प्रणाली। आप हमने अभी देखा था एक इमेज के माध्यम से भी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसका चर्चा करना है, तो ये दोनों प्रश्न आप जरूर लिखेंगे। बाकी जो है सीरीज होने के बाद, चूंकि देखिए ये आपका जो है क्लास 6 का है। ठीक है,
आपको और डेप्थ में जो है सब चैप्टर आगे पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, साथ साथ जो है मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्री का हो या चाहे मेन से रिलेटेड हो, उसको भी हम लोग करेंगे, तो आप परेशान ना हो। बट आप एक शुरुआत कर लें, अभी आदत डाल लें। तो ये लेक्चर को आप देखें अच्छे से, ठीक है। जिनको भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेक्चर स्लो लगे वो फास्ट करके देख सकते हैं, और इसको जो है आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा प्रयास जो है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आज जो है एजुकेशन की क्या स्थिति है मार्केट में, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी करना नहीं चाह रहा हूँ, बट आपको यदि ये अच्छा लग रहा है, ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप इसे शेयर करें, ठीक है, अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाएँ। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जो है ये शेयर करने का मेरा जो है पर्पस ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो है नॉलेज पहुंच जाए, ताकि उनको कंसेप्ट में अब जो है कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसे शेयर करेंगे आप, ठीक है। आपके लिए बस इतना ही सा काम है, बाकी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देखेंगे मेरे साथ आप चलते रहें। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं।